राधिका, आज से लगभग 15-20 साल पहले तुम्हें याद है जब भी बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी काम होता था ना, तो लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था और पूरा पूरा दिन निकल जाता था। बिल्कुल ठीक। ऐसे में टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ बहुत ज़्यादा लगता था और ये काम जो है वो घर के सबसे जिम्मेदार सदस्य को सौंपा जाता था। तो तुम तो नहीं कर पाती नहीं। तो फिर टेक्नोलॉजी बदली, इंटरनेट आया और हम सभी के हाथ में पहुंच गया मोबाइल फ़ोन। और फिर बैंक ने एटीएम के माध्यम से हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में जो है वो अपनी पहुंच बना ली। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो राधिका, इससे तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान होनी चाहिए थी, क्योंकि अब एटीएम की मदद से, मोबाइल फ़ोन की मदद से बैंक तो बिल्कुल घर के पास ही आ गए हैं। बिल्कुल, ये तो तुमने ठीक कहा कि लाइफ तो हमारी आसान हो गई है, लेकिन इसके साथ ना कुछ जो है चुनौतियां भी जुड़ गई हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, अक्सर बहुत जल्दी में रहते हैं और कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका फ़ायदा जो होते हैं वो क्रिमिनल्स और फ्रॉस्टर उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। और राधिका, आज के समय में ना सबसे बड़ी चुनौती है समय बचाते हुए, तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सेफ एंड सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे की जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, सेफ एंड सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का करना बहुत ज़रूरी है। पर ये पॉसिबल कैसे है, कैसे हो सकती है ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर? ये जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री सुनील पंत, रिटायर्ड सीजीएम एसबीआई से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार। तो सर, जैसे कि आपने भी हमारी बातचीत सुनी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेफ और सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। अब हम तो नॉर्मली ट्रांजैक्शन कर देते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी ट्रांजैक्शन सेफ और सिक्योर हुई भी है या फिर नहीं? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, बड़ा फंडामेंटल सवाल है ये। क्योंकि ट्रांजैक्शंस तो होते ही हैं और करने भी पड़ते हैं। बिल्कुल। और ख़ासकर आजकल की दुनिया में जब इतना फाइनेंशियल एक्टिविटी हमारी ज़िंदगी से जुड़ गई है, बिल्कुल, तो उससे हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। पर कैसे इंश्योर करें ये सेफ़ हैं और सिक्योर हैं? क्योंकि जैसे जैसे सहूलियतें बढ़ी हैं, वैसे वैसे सहूलियतें हमारे लिए ही नहीं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके लिए भी बढ़ गई हैं। उनको भी ज़्यादा जरिए मिल गए हैं ये फ्रॉड्स करने के लिए। इनफैक्ट एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था, अ सिस्टम दैट हैज़ द कैपेसिटी टू गिव यू एवरीथिंग ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी टू टेक बैक एवरीथिंग। वो यहाँ पर भी हो गया है। एक आपको एक सिस्टम मिल गया है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको देखना है कि आप कैसे, कहाँ से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आज ट्रांजैक्शन करने के ज़रिए भी बढ़ गए हैं। पहले तो सिर्फ एक कैशियर की लाइन पे जाके खड़े हो गए और पैसा जमा कर दिया। आज की तारीख में ये नहीं है। आज आपके पास बहुत सारे ज़रिए हैं। इंटरनेट का ज़रिया है, मोबाइल फ़ोन्स का ज़रिया है, आपके लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ATMs हैं, कैश डिस्पेंसिंग मशीन्स तो हैं ही, पर साथ में कैश डिपॉजिट मशीन्स भी हैं। तो ये सब इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, असिस्टेंट्स की जो हैं तरीके बढ़ गए हैं कि आज आपको सेफ़ और सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए हर चैनल को देखना पड़ता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जो अगर कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो वो कितनी सेफ़ है। क्योंकि कई बार फ्रॉड्यूलेंट वेबसाइट्स भी लोग खोल लेते हैं जिसमें आपको वो अट्रैक्ट करते हैं ताकि आप उसमें अपना पर्सनल डेटा डालें, अपना बैंक का डेटा डालें और वहाँ से उसको निकाल लें। तो सबसे पहले देखने की चीज़ है, अगर आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं कि ऊपर जो है लिखा हुआ वो HTTPS उसमें है कि नहीं है, क्योंकि वो S से जो है मतलब वो सिक्योर्ड है। और उसके साथ में एक ताले का सिंबल आता है, एक पैडलॉक का सिंबल आता है। वो ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो सेफ सिक्योर्ड साइट्स हैं कि नहीं है, या वो ओपन साइट्स हैं। अगर ओपन साइट्स हैं तो वो हैक हो सकती हैं। तो साइट्स के बारे में हम आगे आपसे इस पे चर्चा करते हैं, लेकिन अभी जैसे कि आपने कहा बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस हैं, लाइक बैंक्स हैं, ATMs हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप है, जहाँ से हम अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पर हम ये कहीं ना कहीं चाहते हैं जो ये ट्रांजैक्शन है ये हमारे तक ही सीमित रहें, इसके बारे में किसी और को ना पता चले। तो ऐसे में ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो प्राइवेसी है वो हम कैसे मेनटेन कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि आप अपना जो फाइनेंशियल डेटा है वो ऑनलाइन सेव ना करें। जैसे कि लोगों के पास अपने क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनकी डिटेल्स जो है आप ना सेव करें। आपके पास जो, और ख़ासकर साइट्स पे कई लोग जाके जो है कन्वीनियंस के लिए साइट्स पे जाके अपनी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को सेव कर देते हैं। साथ में वो पासवर्ड भी कई बार डाल देते हैं। कई लोग तो इस हद तक जाते हैं कि जो CVV नंबर है जो पीछे, उसके पीछे एक कार्ड के पीछे नंबर होता है, वो भी उसमें डाल देते हैं ताकि उनको ट्रांजैक्शन करने में आगे कोई दिक्कत ना हो। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप सिर्फ वन टाइम यूज़ में ही उसको करें जो आपको यूज़ करना है, और फिर उसको डिलीट कर दें वहाँ से। इसलिए
किसी भी इस तरह के सेंसिटिव डेटा को किसी भी साइट पे जहाँ तक हो सके अवॉइड करें डालना, और जहाँ डालना भी पड़े वहाँ पे उसके बाद यूज़ के बाद डिलीट कर दें। तो जैसे कि आपने ये बताया, अब जैसे हम ऑनलाइन सिमरन शॉपिंग करते हैं तो उसमें ये जब भी हम अपनी डिटेल्स डालते हैं बैंक्स की, तो उसमें अक्सर ये आता है कि सेव योर कार्ड डिटेल्स फॉर द नेक्स्ट टाइम। मतलब हमें भी लगता है कि बड़ा कन्वीनियंट है, उसे सेव करके हम वहीं पे छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम सारी चीज़ें रहती है, बस सीवीवी नंबर डाला और शॉपिंग कर ली। तो ये आई थिंक खतरनाक, मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही रिस्की काम है। जहाँ तक हो सके थोड़ा सा 5 सेकंड का काम, मेहनत ज़्यादा पड़ेगी पर सेफ्टी आपकी बहुत बढ़ेगी। और कई बाद का सरदर्दी से अच्छा ये है कि अभी के 2 मिनट आप एक्स्ट्रा लगा लें और आप इस तरह का डेटा साइट्स पे सेव ना करें। ओके बिल्कुल। और रतिका, कितने कमाल की बात है ना, तुम्हें हमेशा शॉपिंग याद आ जाती है। मेरा फेवरेट टाइम है ना। तो सर यहाँ पर हम बात कर रहे थे शुरुआत में एटीएम्स के बारे में भी। तो अब एटीएम्स तो हर जगह उपलब्ध ही हैं आजकल, एक मिनी बैंक्स जैसे हो गए हैं। लेकिन एटीएम से जब भी हम विड्रॉ करते हैं मनी या ट्रांजैक्ट उसमें डालते हैं पैसे, तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? 3-4 चीज़ें देखने की बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एटीएम ही जो है वो सेफ या सिक्योर एटीएम है कि नहीं है। जहाँ तक हो सके एटीएम्स 2 किस्म के हैं। एक तो एटीएम्स हैं जो वाइट लेबल्ड एटीएम्स हैं जी, मतलब वो कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको वहाँ पे एक एटीएम की फैसिलिटी दे रहा है जी, पर वो किसी बैंक का नहीं है, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल यूजिंग ऑप्शंस ओके हैं। ओके तो वो वाइट लेबल्ड है, उसमें कोई लेबल नहीं है बैंक का। ओके कम है ये पर हैं। दूसरा जो है किसी बैंक का एटीएम है। तीसरा है जो है, आप ये देखिए कि वो एटीएम की लोकेशन क्या है। अगर वो बहुत ही आइसोलेटेड एक कोई वैसी जगह पे है जहाँ पे कि कोई आता जाता नहीं है, उसमें वहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कुछ सिक्योरिटी वहाँ पे एरिया नहीं है, वो एटीएम जो है ज़्यादा प्रोन है आपके अच्छा मिसयूज़ के लिए। ओके दूसरा उसके अंदर कैमरा है कि नहीं है, ओके कि वो कैमरा ऑपरेट कर रहा है कि नहीं है। कई बार उसकी सिक्योरिटी के लिए अंदर एक कैमरा भी लगा होता है। सॉरी, इन बातों का ध्यान रखना मतलब बहुत हाँ। ज़रूरी और है। 1-2 चीज़ें और जो देखनी है वो ये भी देखनी है कि जहाँ पे आपका एटीएम है वो लोकेशन कितनी सिक्योर है और उसका दरवाज़ा जो है वो बंद होता है, नहीं होता है, खुला होता है। अगर आपको कार्ड से उसमें एंट्री करनी है तो आपके पीछे कौन खड़ा है। ओके एक आजकल टर्म यूज़ करी जाती है शोल्डर सर्फर्स। जी, शोल्डर सर्फर वो है जो आपके कंधे के ऊपर से देख के वो देखता कि आपने क्या इंसर्ट किया, क्या की इन किया। तो ओके जहाँ तक हो सके आप अपना कार्ड जहाँ यूज़ कर रहे हैं उसको शील्ड करिए। एक हाथ से अगर जैसे आपने कार्ड डाला और आपने अगर कोई पिन उसमें टाइप इन किया तो आप उसको अपनी बॉडी से या हाथ से शील्ड करके रखिए ओके ताकि और कोई ना देख सके। देख ना सके। ये तो आपका एटीएम की सिक्योरिटी के लिए हो गया। दूसरा आपको ये देखना है कि जब आप उसके अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपके आसपास कौन है। राइट जहाँ तक हो सके आपके आसपास कोई ना हो। कोई ना। जी, पर अगर वहाँ पे क्यू लगी हुई है तो आपको ये अपनी, जैसे मैंने बताया, शोल्डर सर्फिंग नहीं होनी चाहिए, बॉडी से आप उसको कवर करके रखें। ओके तीसरा आपको ये देखना कि जहाँ पे आपने कार्ड इंसर्ट किया है अपना, उसके ऊपर कोई अलग से अप्लायंसेस या अटैचमेंट्स तो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर कई लोग जो हैं स्किमर्स लगा देते हैं। ओके वो उससे आपका डेटा जो है पिकअप कर लेते हैं और वो जो है वहाँ से स्किमर्स जो है डेटा स्किम कर लेते हैं और वो आपका कार्ड का जो है एक डुप्लीकेट कार्ड भी बना सकते हैं उसमें से। ओके और वो जो है एक बहुत रिस्की चीज़ है, इसलिए आप ये देख लीजिए कि वो कार्ड ठीक है कि नहीं। कई बार कार्ड जो है आप उसमें डालते हैं, आपको एकदम प्रॉम्प्ट रिस्पांस नहीं आता है, राइट आप कार्ड को निकाल लीजिए एंड डोंट यूज़ इट। अगर आपको जो है आपको लगता है कि यहाँ पे आपका कार्ड अटक रहा है, प्लीज़ इन्फॉर्म द कंसर्न बैंक, आपका जो इशूइंग बैंक है, एज सून एज पॉसिबल। ओके तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको देखने हैं अबाउट दीज थिंग्स। और अगर आपको लगता है कि वाकई आपका कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर बैंक राइट जी। एंड ट्राई एंड सी दैट यू कैन ब्लॉक द ट्रांजैक्शन। और रतिका, सुनने में कितना सामान्य सा लगता है ना कि एटीएम गए और पैसे निकाल लिए। मतलब हमारे लिए तो बड़ा आसान था, एटीएम जाना है, पैसे हाँ। लेके आना, लेकिन जो सर ने अभी जो चीजें बताई, क्या तुम्हें इसके बारे में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जी, कि बिल्कुल। कई बार हम जो है अपना जो कार्ड और पासवर्ड जो जी। है, पिन जो है, वो शेयर कर देते हैं लोगों जी। के साथ। हमें लगता कि नहीं, ये तो अब मेरा जाना मुश्किल पड़ रहा है, एटीएम, ठंड हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो ये जा रहे हैं, इनसे कहूँगा कि ये मेरा कार्ड ले जाओ और इतना पैसा मेरे लिए भी निकाल के ले आओ। अवॉइड डूइंग इट। आपका जो है कार्ड, इट्स योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, बिल्कुल ठीक इसलिए कहा आप आपने। उस कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल जी, करें, बिल्कुल। जैसे कि आपका सिग्नेचर है।
सिग्नेचर भी आप ठीक तरह से इस्तेमाल करें, ऐसी कार्ड भी ठीक तरह से इस्तेमाल बिल्कुल। और जब हम एटीएम की बात कर ही रहे हैं तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जब हमारी ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसके बाद हमें एटीएम से एक स्लिप मिलती है। वो स्लिप अक्सर हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि बहुत सारी स्लिप्स डस्टबिन में पड़ी हुई हैं, तो हम भी अपनी स्लिप उसी डस्टबिन में फेंक के बाहर निकल आते हैं। तो क्या ये सेफ़ है वो स्लिप को वहाँ छोड़ना? नॉर्मली तो नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर जहाँ तक हो सके आप स्लिप साथ ले आइए और फिर जाके अलग से उसको श्रेड कर दीजिए या डिस्ट्रॉय कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी सेंसिटिव डेटा होता है जो लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके। और एक चीज़ और होती है सर कि जब हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं तो हमें तो ये आ जाता, हमें तो पैसा नहीं निकलता है हमारा, लेकिन हमें रिपोर्ट उसमें आ जाता है मैसेज के ज़रिए या किसी भी चीज़ से कि पैसा ट्रांजैक्शन हो गई है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? आपको इमीडिएटली बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए, कंसर्न बैंक को, कि मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं पुट थ्रू हुआ है। ओके। कई बार क्या होता है कि आपको एक फॉल्स अलर्ट आता है, वो चीज़ भी जो है वो रिस्की है। राइट। तो आपको एक बार अगर अलर्ट आ गया है तो एज अ प्रूडेंट पर्सन आपको इमीडिएटली कंसर्न पार्टी को इन्फॉर्म करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग बाग टेक्नोलॉजी की जो सहूलियत है उसको तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर उसके साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं एक्सेप्ट करते। इसलिए जब एक बार आपने ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं, ये भी अच्छा है कि आप जाके उन ट्रांजैक्शंस को अपने अकाउंट के साथ वेरीफाई कर लीजिए। बिल्कुल। कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उतना ही गया है या वो कुछ दूसरा अमाउंट में चला गया है, या अगर कोई क्रेडिट आपको दिखाना आना चाहिए था जिसके लिए आपके पास एक मैसेज आ गया, वो क्रेडिट आया ही नहीं पर आपके पास मैसेज आया हुआ है। कई बार फॉल्स मैसेजेस भी आते हैं। वही बात है कि टेक्नोलॉजी ने सहूलियत तो दी है, लेकिन हमें थोड़ी सी हमें खुद भी तो रखनी ध्यान रखना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्कुल, आपको लेनी है। वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ठीक कहा। तो यहाँ पर सर हम अलग अलग जैसे बैंक्स की बात कर रहे हैं, हम मान लीजिए मेरा किसी बैंक में अकाउंट है, अब बैंक ना अलग अलग तरह से अलग अलग यूज़र नेम से हमें मैसेजेस भेजते हैं जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, कभी भी वो सेम मैसेज नहीं होता। तो ऐसे में अब हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है या फिर नहीं है? देखिए, बैंक जो है उसके अपने जो सेंडिंग कोड्स जो हैं वो आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सस्पिशियस है, मान लीजिए कोई बैंक है, लेट अस से XYZ, उसका नाम के इनिशियल्स आए और उसके आगे आया IN या XYZ डेबिट या SBID या इस तरह से कुछ आया, तो आप जो है अगर आपको लगता है सस्पिशियस है, प्लीज़ चेक बैक विद द बैंक। आपको यू मस्ट चेक बैक, क्योंकि कई बार आपके पास फॉल्स इंडिकेशंस भी आ सकते हैं। हो सकता है मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि एक जगह पे लोगों ने एक फेक ATM ही लगा दिया था। तो उसमें से आप ट्रांजैक्शंस करते थे तो आपको उसमें से मैसेजेस भी वो भेजते थे, पर वो किसी का था नहीं, वो वहाँ पे जो फ्रॉडस्टर्स थे उनका ATM उन्होंने लगा दिया था। तो ये भी होता है। पैसे निकल जाते थे सर? पैसे उसमें वे डाले उन्होंने, पर उसमें से उन्होंने डेटा कैप्चर कर लेते। उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो आपका पर्सनल डेटा कैप्चर का था। तो आपको थोड़ा, चाहे उन्होंने इन्वेस्टमेंट हो गया, पर आपको उनको काफ़ी सारा डेटा भी मिल गया। ट्रू। तो इस तरह से लोग बाग जो है आपको, तभी मैं कह रहा हूँ जब सहूलियतें बढ़ती हैं, थोड़ा हमारे अगर जो अलर्टनेस है वो कम हो जाती है, चुनौतियाँ भी बढ़ तो जाती फिर हैं। चुनौतियाँ भी बढ़ती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर हम नाम सुनते हैं जूस चेकिंग के बारे में, तो क्या है ये जूस चेकिंग और क्या ये अनसेफ है? अगर है तो कैसे इससे हम बच सकते हैं? देखिए, जूस एक्चुअली जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है जूसिंग अप द सिस्टम। मतलब अगर आपकी पावर ख़त्म हो गई है, उसमें मोबाइल है, डिवाइस है, आपका जो लैपटॉप है, आप उसको लेके ट्रैवल कर रहे हैं, उसका जो बैटरी है वो डाउन हो गई, तो यू हैव टू जूस अप द बैटरी। तो वो जूस अप करने के लिए आपको कहीं प्लग इन करना पड़ेगा। जहाँ आप प्लग इन करेंगे वहाँ से आपका डेटा भी चोरी हो सकता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कई बार ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए आपको इसके लिए भी काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जूस जैकिंग का पहला मतलब तो ये है, ये ऐसे हाईजैक किया प्लेन को, वैसे जूस जैक किया आपके डिवाइस को, उसको जो डेटा है वो दैट हैज़ बीन जूस जैक्ड, बिकॉज आपने जूसिंग के टाइम पे उसको आपका डेटा एक्सपोज कर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखने की है कि आप कहाँ पे कर रहे हैं। नॉर्मली आपके पास जहाँ पे कि ओपन साइट्स हैं, जैसे कि आप एयरपोर्ट में हैं जी, और वहाँ पे आपने जाके एक कोई पब्लिक साइट यूज़ करी, अपना उसमें एक लगा हुआ है USB या उसमें से एक तार आ रहा है, आपने उसको लगाया, प्लग इन किया, आप जल्दी में भी हैं, आपने कहा थोड़ा चार्ज हो जाए, या बस स्टैंड पे है, कई जगह पे आपको इस तरह के वो मिल जाते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
जहाँ तक हो सके आप अपना ही चार्जर यूज़ कीजिए, जहाँ तक हो सके आप प्रोंग्ड चार्जर यूज़ कीजिए, जिसमें 3 पिन वाला है, 2 पिन वाला, अपना चार्जर यूज़ कीजिए, वहाँ का चार्जर यूज़ ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि डेटा ओनली केबल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सॉरी चार्ज ओनली केबल यूज़ कर रहे हैं, डेटा का उसमें है ताकि रिवर्स ट्रांसफ़र ना हो पाए, वो आपका डेटा ना हाईजैक कर सके। और एक चीज़ और जो देखने की है वो ये है कि आपके पास जो वहाँ पे जो सिस्टम जो है वहाँ पे लगा है वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो आपके लिए ही, कई बार अगर आपको कोई ट्रैक कर रहा है तो आपके लिए वहाँ पे हो सकता है लाके लगा दे, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट एंड यू मस्ट टेक ऑल दीज प्रिकॉशंस। वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे सर आपने चार्जर का एग्जांपल दिया कि पब्लिकली अगर अवेलेबल है तो उसका यूज़ हम ना करें, लेकिन अक्सर हमने ये देखा है और हम खुद भी कर लेते हैं, पब्लिक वाईफाईज होते हैं तो हम आसानी से उससे कनेक्ट कर लेते हैं, और कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर जब काम खत्म हो जाता है तो डिस्कनेक्ट करना भी भूल जाते हैं। और ये यूजुअली हम अपने लैपटॉप और मोबाइल में भी बहुत सारे डिवाइसेस में हम ऐसा करते हैं, वाईफाई ऑन ही रहता है और हम 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है कि आपने पब्लिक वाईफाई यूज़ किया, आप कहीं पे हैं, स्टेशन पे हैं, कहीं पे हैं और आपको अपना काम करने की आपने सोचा चलो 1 घंटे का टाइम है मैं यूज़ कर लूँ, आपने वहाँ का जो आपके पास लोकली अवेलेबल वाईफाई है उसको यूज़ किया। जी। सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक वाईफाई जहाँ तक हो सके आप अवॉइड कीजिए। जी। दूसरा ये है कि अगर आपको यूज़ करना ही पड़ता है वाईफाई सिस्टम, या अगर आप वहाँ पे पब्लिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कई बार जैसे आप जाइए एयरपोर्ट लाउंज में, वहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है, आपको यूज़ करना है, आपने उसको ही यूज़ कर लिया, और उसमें अगर आपने अपना क्रिटिकल डेटा, फाइनेंशियल डेटा या अपने पासवर्ड्स वगैरह कुछ डाले, ट्राई टू अवॉइड दैट। अगर करना ही पड़े देन यूज़ द वर्चुअल कीबोर्ड, डोंट यूज़ योर रेगुलर कीबोर्ड ऑन दैट। और दूसरा ये है कि अगर हो सके तो आप जो है उसको जब यूज़ करें उसके इमीडिएटली बाद उसको डिलीट भी कर दीजिए, डोंट लेट इट स्टे। तीसरी बात ये है कि अगर आपने अपना उसमें वाईफाई लॉगिन किया है तो आप उस वाईफाई को फिर शट ऑफ भी कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपका वाईफाई उसमें ओपन है तो आप उस सिस्टम को एक्सपोज्ड हैं, और वहाँ से इसलिए अगर कोई वहाँ से इंट्रूड करना चाहेगा तो वो आपके सिस्टम में घुस सकता है। बिल्कुल। इनफैक्ट कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आप चाहें तो अपना वाईफाई जो है उसको पीरियोडिकली ऑफ कर दिया कीजिए, क्योंकि वो सिस्टम सिक्योरिटी को हेल्प करता है। ओके। इसका कोई वो नहीं है, कोई एक्चुअल इसकी ऐसी एविडेंस नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप प्लग्ड इन हैं हर टाइम भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मोबाइल नॉर्मली हर टाइम प्लग्ड इन रहता है, तो ये नहीं कि हर वक्त उस पर अटैक्स हो रहे हैं। पर अगर आप बीच बीच में पीरियोडिकली उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो इट इम्प्रूव्स टू बी ऑन अ सेफ साइड। सर अक्सर ये भी होता है कि हम एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं, सभी करते हैं, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये सेफ होते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस के लिए? और ज़्यादातर मतलब सबकी यही रहती है कि जब हम डाउनलोड करते हैं तो हम देखते हैं जो फ्री एंटीवायरस है उसको हम पहले डाउनलोड करते हैं, तो क्या इससे जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी साइट्स होती हैं, क्या सेफ सिक्योर रह सकती हैं? एक फ्रॉड करने का तरीका है कि आपको पहले दे लल यू, मतलब आपको वो बहकावे में ये ले लेते हैं कि हम आपके बहुत वो है ट्रस्टेड और आपके भरोसेमंद सहायक हैं जी। तो ये आप इस बात को ना माने, जो कहते हैं ना देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच। तो इसलिए अगर कोई आपको कोई मुफ्त में बहुत अच्छी दे रहा है सहूलियत तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलना। मुफ्त में कुछ नहीं मिलना है। इसलिए आप जो है सीधे साधे ये देखिए, अगर आपको एंटीवायरस डाउनलोड करना है तो वो ये ना हो कि वही वायरस है। ओके। दूसरा, आजकल रैंसमवेयर, मेलवेयर, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी कई बार एंटीवायरस के नाम से आपके पास ट्रांसमिट हो जाती हैं। ओके। तीसरी बात ये है कि अगर आप एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं और आपको करना भी चाहिए तो आप एक कोई ट्रस्टेड एंटीवायरस जो है, जो वेरीफाइड है, जिसकी अच्छी रिपोर्ट्स हैं, उसको ही यूज़ करें। हो सकता है इट में कॉस्ट यू समथिंग जी, पर ये जो कहते हैं ना फ्री
गिफ्ट्स जो हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये तो रतिका अब तुम अच्छी तरह ध्यान रखो। एक तो जो तुम पब्लिकली वाईफाई का पासवर्ड मांगती हो सबसे, और ये जो फ्री गिफ्ट्स का तुम्हें बहुत शौक है, ध्यान रखना अगली बार से। अभी मैं फिर से ऑनलाइन शॉपिंग की ही बात करने वाली हूँ, और अब मेरा ये सवाल बनता है कि हम सभी के पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग हम जब करते हैं तो उस वक्त कौन सा कार्ड यूज़ करना बेहतर माना जाता है, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड? देखिए, वैसे तो आप जब ये ट्रांजैक्शंस करते हैं तो क्रेडिट कार्ड हैज़ मोर सिक्योरिटी फीचर्स जी। और जहाँ तक हो सके आप क्रेडिट कार्ड एक अलग ही इसके लिए यूज़ करें, सारे क्रेडिट कार्ड इसमें यूज़ ना करें। जी। कई लोगों के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। एक क्रेडिट कार्ड आप एक उसकी लिमिट डिसाइड कर लीजिए कितनी होनी चाहिए, उतना ही आप रखिए और उसके अंदर ही आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग करें। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो कुछ प्री चार्ज्ड डेबिट कार्ड्स होते हैं जिनके अंदर लिमिट सेट होती है, ओके। उसको यूज़ करें। क्योंकि आपका जो डेबिट कार्ड है या आपका अगर आप वैसे पेमेंट करते हैं तो उसमें उतना सिक्योरिटी नहीं होता है जितना आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिल जाता है। और सर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए कोई इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल टिप्स आप हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं कि इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, चाहे किसी ट्रांजैक्शन की बात करें, तो क्या वो टिप्स हैं, डूज एंड डोंट्स, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। सबसे पहला तो हमने शुरू में ही बात करी थी कि आपका जो है वो सिक्योर्ड साइट होनी चाहिए। जी जी। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो जिससे भी आप कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, दूसरा आप जिस चीज़ के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कोई ऐसे अननोन एंटिटी ना हो या कोई ऐसा ना हो कि जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं और आप उसके साथ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि कई बार उसके अंदर फेक साइट्स भी होती हैं जो आपको ल्योर करेंगी, आपको अट्रैक्ट करेंगी और आप उस पर ट्रांजैक्शन करेंगे और आप देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ कुछ गिफ्ट्स आने के आपको कुछ रिवर्स गिफ्ट्स देने पड़ रहे हैं। तो इसलिए रिटर्न गिफ्ट देने पड़ रहे हैं। तो इसलिए उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। तीसरी बात यह है कि कोई साइट अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर्टिकुलरली कर रही है, कुछ एक्सेप्शनली अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं, थोड़ा सा बी केयरफुल। एक जो आपने पता नहीं एक ग्रीक वो है माइथोलॉजी में कहानी हेलेन ऑफ ट्रॉय के बारे में, उसके पीछे पूरा ट्रोजन वॉर हुई थी और जो ग्रीक्स थे उन्होंने ट्रॉय को डिस्ट्रॉय किया ताकि वहाँ पे घोड़ा छोड़ के आए थे, काठ का घोड़ा बना के, जिसको वो अंदर ले गए और उसके अंदर ग्रीक सोल्जर्स छुपे हुए थे और उन्होंने पूरे किले को ध्वस्त कर दिया। तभी कहते हैं बिवेयर ऑफ फ्री गिफ्ट्स, आपको मुफ्त का गिफ्ट मिल रहा है। जहां हम टिप्स की बात कर रहे हैं, अब हमने सावधानियों की बात की, आपने बताया, लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ कोई समस्या आ जाती है, फ्रॉड हो जाता है, तो कंप्लेंट कहाँ रजिस्टर करें? अगर आपको कंप्लेंट का है, सबसे पहले तो ये है कि आप ये चेक कीजिए कि ये जो फ्रॉड हुआ है ये किस लिए हुआ है। अगर फ्रॉड हुआ है आपका ट्रांजैक्शन के ज़रिए, आपने मान लीजिए कोई साइट से आपने ट्रांजैक्शन किया है तो आपके पास कोई वहाँ से एसएमएस आई थी, कैसे आपने उस साइट को अप्रोच किया, वो आप अपना डिटेल्स रख लीजिए। दूसरा आपको ये रखना है कि आपके जो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को अपना कार्ड पकड़ा दिए और उसने फ्रॉड वहाँ से उसके जरिए हो गया, तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस आपकी नहीं है। अगर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं है तो आप जो है यू कैन राइट टू द बैंक। अगर 3 दिन के अंदर आप बैंक को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं है। बैंक हो सकता है थोड़ा टाइम लगे रिकवरी में और आपके पे बैक में, बट आपकी लाइबिलिटी वैसे नहीं बनती है। तीसरी बात यह है, आपको देखना है कि अगर आपने बैंक को 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, आपकी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं है, एक आपको एफआईआर भी लॉन्च करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये क्रिमिनल एक्ट है। जी। आपके पास जो है अपने बैंक का स्टेटमेंट, आपके पास जो वहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जो हैं वो सब आपके पास तैयार होनी चाहिए ताकि आप एक प्रॉपर एफआईआर लॉन्च कर सकें। लोकल पुलिस स्टेशन पर जाके एफआईआर लॉन्च करनी है। और बाकी पूरी डिटेल्स के लिए अगर आपका एस्केलेट करना है तो एक तो आरबीआई की साइट है, उस पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, वरना बैंक की भी अपनी साइट है जिसके अंदर इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे आप इस तरह के फ्रॉड को डील करें।
बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने जाना कि कितना ज़रूरी है सेफ़ और सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का करना, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड हो जाता है या कोई समस्या आ जाती है तो उसके विकल्प क्या हैं, ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे श्री सुनील पंत, सीजीएम, रिटायर्ड सीजीएम एसबीआई से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और आज हमें सेफ़ और सिक्योर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद मच, इट्स बीन अ प्लेजर।